हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट लेकर क्यों आती है, या फिर सीधी भाषा में गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तीन फंक्शंस में डिवाइड है। पहला है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और नंबर थर्ड जो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन का मतलब गवर्नमेंट कहां कहां खुद खर्चा करने वाली है, या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को हैंडओवर करेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो कहां कहां खर्चा कर सकते हैं। तो एलोकेशन का जो संबंध है वो है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के साथ। दूसरा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का संबंध है इकोनॉमी की जो जीडीपी या फिर इकोनॉमी की जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन का संबंध है इकोनॉमी को स्टेबलाइज, मतलब एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी कंडीशन में लेकर आना जहां पर ना कुछ महंगाई हो ना मंदी। तो तीन फंक्शन में डिवाइड है, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले एलोकेशन फंक्शन। दिस फंक्शन इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये फंक्शन कंसर्न्ड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स बनाए जा रहे हैं, कुछ गुड्स सरकारी कंपनियां बना रही हैं गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर, या कुछ गुड्स सरकार खुद नियंत्रण कर रही है उनका प्रोडक्शन, कुछ गुड्स बना रही हैं प्राइवेट कंपनियां। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी हम रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेंगे। और वो किस फॉर्म में डिसाइड करेंगे? ऐसे गुड्स जो आज समाज में हर एक व्यक्ति को रिक्वायर्ड है, या ऐसे गुड जो एसेंशियल हैं, जो लाइफ की नेसेसिटी है, इन गुड के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट होगी लिबरल। लिबरल होने का मतलब ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट बहुत कम रोक लगाएगी, या फिर ऐसे गुड के प्रोडक्शन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऐसे गुड पर कम जीएसटी चार्ज करेगी। तो ऐसे गुड्स जो एसेंशियल हैं, गवर्नमेंट उन पर या तो जीएसटी की रेट रहेगी बिल्कुल जीरो, शून्य, या फिर ऐसे गुड पर जीएसटी रहेगा बिल्कुल कम, या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो। यदि रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं ऐसे गुड्स में जो बहुत हाई कॉस्ट के हैं, इसके अलावा जो आज मेरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ऐसे गुड्स पर जीएसटी की रेट रखेगी हाईएस्ट। जैसे आज बात करें वीट की, तो आज यदि किसान गेहूं बेचता है बाजार में तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि गेहूं एसेंशियल आइटम है। वहीं बात करूं मैं सिगरेट, अब सिगरेट एसेंशियल आइटम नहीं है, इसको कंज्यूम करने से मेरी सोसाइटी पर इफेक्ट आएगा नेगेटिव। तो गवर्नमेंट सिगरेट के प्रोडक्शन पर जीएसटी रेट लगाती है हाईएस्ट, जो है 28%, जो है 28%। अब दोनों के प्रोडक्शन में ही रिसोर्सेज लगेंगे, वीट के प्रोडक्शन में भी रिसोर्स लगेगा और सिगरेट के प्रोडक्शन में भी रिसोर्स लगेगा। वीट के प्रोडक्शन में जो जमीन है उस पर खेती बाड़ी होगी तो मेरा लैंड हो गया ऑक्यूपाई, जबकि सिगरेट के प्रोडक्शन में जितने भी पेड़ हैं वो काटने होंगे, जंगल काटने होंगे, तब सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो दोनों जगह रिसोर्सेज का एलोकेशन है, लेकिन एक गुड एसेंशियल है तो गवर्नमेंट वहां पर रिसोर्स एलोकेट करने का परमिशन देगा, वो भी विदाउट जीएसटी या फिर लो रेट ऑफ जीएसटी। जो मेनली अगर पैकिंग वाले एसेंशियल आइटम्स हैं उन पर जीएसटी की रेट है 5%। लेकिन ऐसे गुड्स जो नॉन एसेंशियल है प्लस सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट ला रहे हैं, ऐसे गुड्स पर जीएसटी होगी हाईएस्ट, या फिर ऐसे गुड्स पर गवर्नमेंट कोई दूसरा टैक्स इंप्लीमेंट करेगी अदर देन जीएसटी। यहां कहता है दिस फंक्शन इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। एलोकेशन कर क्यों रहे हैं? ताकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर। तो जो संस्थाएं केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं उन पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स इंप्लीमेंट करें, और जो संस्थाएं सोशल वेलफेयर या फिर कम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम कर रही हैं, या फिर एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन कर रही हैं, उन पर जीएसटी रेट अप्लाई करेंगे बहुत कम। आगे कहता है इन एन इकोनॉमी गुड्स आर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इन नेचर। इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स बन रहे हैं वो गुड्स कुछ प्राइवेट गुड्स माने जाएंगे, कुछ पब्लिक गुड्स माने जाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनके लिए जो लोग पैसा पेड कर रहे हैं वही कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे आज मुझे यदि खाना खाना है होटल में, तो मैं पैसा पेड करूंगा तब मैं ऑर्डर कर सकूंगा, मैं कंजम्पशन अपना इंक्रीज कर पाऊंगा, या फिर मैं वो गुड्स कंज्यूम कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उस गुड को कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। तो प्राइवेट गुड मतलब ऐसे गुड्स जिनके लिए जो व्यक्ति पेड कर रहा है वही कंज्यूम करेगा, जो व्यक्ति पेड नहीं कर रहे हैं वो प्राइवेट गुड के कंजम्पशन के दायरे के बाहर रहेंगे। लेकिन पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स जिनके लिए जो व्यक्ति पेड कर रहे हैं
या पेड नहीं भी कर रहे हैं, सारे कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस गुड के कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। जैसे जितने भी हाईवेज हैं, पार्क हैं, ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। हो सकता है पब्लिक गुड्स बनाई गवर्नमेंट ने हो सकता है पब्लिक गुड्स बनाई कंपनी ने हो। जैसे पार्क हैं, जितने भी इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर पार्क हैं, कुछ पार्क ऐसे हैं जो सरकार ने डेवलप किए हैं, और कुछ पार्क ऐसे हैं जो कंपनीज ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत डेवलप किए। तो हो सकता है कुछ पब्लिक गुड्स कंपनी मैन्युफैक्चर करे, प्राइवेट एंटिटी मैन्युफैक्चर करे, और कुछ गुड मैन्युफैक्चर करे गवर्नमेंट। लेकिन दोनों केस में कोई भी एंटिटी मैन्युफैक्चर करे, कोई भी व्यक्ति उसका कंजम्पशन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर गुड का आनंद ले सकता है। तो यह कहता है इन एन इकोनॉमी गुड्स कैन बी प्राइवेट और पब्लिक इन नेचर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस की बात कर चुके हैं। आगे कहता है बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स किन्हें अवेलेबल होगा, जो चाहे पेड कर रहे हो चाहे पेड नहीं कर रहे हो, विच मीन्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। जैसे रोड्स है, हाईवेज है, पार्क्स एक्सेट्रा। जबकि प्राइवेट गुड्स, जो व्यक्ति इसके लिए पेड करेगा वही इस गुड को एंजॉय कर पाएगा, अदरवाइज जो पेड नहीं करेंगे वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आगे कहता है अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हर एक प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। सो गवर्नमेंट लेवी हाई रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो प्राइवेट सेक्टर जिस गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो गुड इंजूरियस टू हेल्थ है या फिर सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट लेके आएगा, तो गवर्नमेंट उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंप्लीमेंट करेगा। डिपेंड करेगा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी अप्लाई हो रहा है या फिर वेट अप्लाई हो रहा है, कौन सा अप्लाई होगा। एंड प्रोवाइड सब्सिडीज, और गवर्नमेंट खुद सब्सिडी प्रोवाइड करेगी किन गुड्स पर, जो आज सोसाइटी के लिए एसेंशियल है, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। सो गवर्नमेंट चार्ज और लेवी हाई रेट, लेवी का मतलब है चार्ज, गवर्नमेंट लेवी हाई रेट ऑफ जीएसटी ऑन दोज गुड्स विच प्रोवाइड्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, व्हाइल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, अपनी तरफ से पैसा देगी सरकार, ताकि जो गुड्स बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए उनके प्रोडक्शन को एनकरेज किया जा सके। फर्दर कहता है with respect to excise taxes, necessity or life are exempted or taxed at low rates, comfort and semi-luxury are moderated taxed, and luxuries, tobaccos, petroleum product are taxed heavily। जो गुड्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ माने जाते हैं उन पर गवर्नमेंट कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं करेगी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई नहीं करेगी। जो कम लग्जरीज माने जाते हैं या सेमी लग्जरी वाली कैटेगरी के, उन पर अप्लाई करेगी नॉर्मल जीएसटी रेट। और जो सबसे ज्यादा लग्जरी वाले गुड्स हैं या जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर गवर्नमेंट हैवी रेट ऑफ टैक्स या फिर हैवी रेट ऑफ जीएसटी या हैवी रेट ऑफ वेट अप्लाई करेगी। बच्चों ये बात है एलोकेशन फंक्शन, कि हमें रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे उसकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। और एलोकेशन ऑफ फंक्शन मेरा मेजर कंसर्न है केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था, एलोकेशन फंक्शन जो था, जो मेजर कंसर्न है अपना इनडायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गवर्नमेंट जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो अलग अलग फॉर्म में करेगी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है, आज इकोनॉमी में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जा रही, इकोनॉमी की जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, क्या वेलफेयर बढ़ता है? क्या इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर उसी फॉर्म में बढ़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। इकोनॉमी में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, क्या हर एक व्यक्ति के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे हैं? नहीं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए वेलफेयर राइज होगा, उन्हीं व्यक्तियों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनकी इनकम बढ़ी है। और इस बात का कोई भी संबंध नहीं है जीडीपी के साथ, कि यदि जीडीपी हर बार इस बात का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हर बार जब जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ेगा ही। क्योंकि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम गिर गई या इनकम नहीं बढ़ी, उन लोगों के कंटेक्स्ट में वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरा फंक्शन लेके आई, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो मेनली कंसर्न है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के साथ, ताकि हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। कैसे इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जिन लोगों की इनकम ज्यादा है गवर्नमेंट उन पर हाई रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेगी, और जिन लोगों की इनकम कम है उनसे कम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करें या फिर उन पर कम इनकम टैक्स की रेट अप्लाई करें। आगे कहता है दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन टैक्स रेट्स। और यहां पर किस टैक्स रेट की बात कर रहे हैं? यहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स रेट्स की। इस जगह बात की जा रही है डायरेक्ट टैक्स रेट्स की, ऊपर वाले फंक्शन में बात की इनडायरेक्ट टैक्स रेट की। एंड सब्सिडीज एज ड्यू टू इनकम डिस्पैरिटीज, इनकम में असमानताएं हैं, दैट्स व्हाई वेलफेयर विल आल्सो चेंज। दोज पर्संस व्हिच हैव
हाई लेवल ऑफ इनकम, वेलफेयर विल राइज इन कंटेक्स्ट ऑफ ओनली दोज पर्सन्स। पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी इज अनइवन। इनकम डिस्पैरिटी की वजह से वेलफेयर भी अनइवन है। पीपल जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, जबकि इनकी जिनकी इनकम कम है वो कम इनकम खरीद पाएंगे, कम गुड्स खरीद पाएंगे। आगे कह रहा है इसी वजह से डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, ताकि ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम कम है उनकी उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड कराने की वजह से उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ने लगेगी। सो गवर्नमेंट अफेक्ट दी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात मैंने की थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में, कि ऐसी इनकम जो हाउस होल्ड कमा रहे हैं और लेकिन टैक्स डिडक्ट करने के बाद हाउस होल्ड जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर खर्च कर सकता है उसे बोला गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो गवर्नमेंट इस पीडीआई को इंक्रीज करती है। इंक्रीज कैसे करेगी, अपनी तरफ से डायरेक्ट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करके, या फिर अपनी तरफ से फ्री में कंसेशनल रेट पे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। गवर्नमेंट imposes high tax rates on those people or those persons having high level of income so that personal disposable income can be decreased। तो ऐसे लोगों की इनकम जिनकी इनकम ज्यादा है इनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी, और इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके उस टैक्स को सब्सिडीज के फॉर्म में, ट्रांसफर के फॉर्म में बांटेंगे किन लोगों को, जिनकी इनकम पहले से ही कम है, ताकि उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाए। आगे बात करें तो इस दूसरे फंक्शन का अगर मैं शॉर्ट समरी बना दूं, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो मेरा दूसरा फंक्शन जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो मेजर कंसर्न है डायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ, क्योंकि इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हर बार वेलफेयर हर एक व्यक्ति के लिए सेम दिशा में इंक्रीज नहीं होगा, सेम दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इस डायरेक्ट टैक्स की रेट करती है इंक्रीज किन लोगों के लिए, जिनकी इनकम पहले से ही हाई है। इनकी इनकम पहले से हाई है, ज्यादा टैक्स अप्लाई करेंगे तो इनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हो जाएगी कम, और यहां से जो टैक्स वसूली की सरकार ने, जो टैक्स वसूली की, इस टैक्स को सब्सिडीज या फिर ट्रांसफर्स के फॉर्म में, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर पेमेंट, डोनेशंस, लोगों को डायरेक्ट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसके फॉर्म में उन लोगों के बीच में बांटेंगे जिनकी इनकम कम है, और जैसे ही मैंने बांटा, सरकार ने बांटा, उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। ये बात दूसरा फंक्शन है जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब बात करें तीसरे फंक्शन की जो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहता है इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन है, महंगाई या फिर मंदी है। महंगाई या मंदी है क्यों, क्योंकि एट प्रेजेंट बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कंट्रोल है प्राइवेट कंपनीज का, और प्राइवेट कंपनीज मतलब मार्केट फोर्सेस, कि मार्केट में जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी अपने आप उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लगी उसकी प्राइस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे इकोनॉमी के इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को, और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी के अंदर साइकिल जनरेट होगा उसे नाम दिया गया है बिजनेस साइकिल का। सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन स्टेट्स दिस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट कैन बी अचीव्ड बाय बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट में या सोसाइटी में, समाज में, देश में महंगाई का दौर है या फिर मंदी का दौर है, गवर्नमेंट चाहती है महंगाई को खत्म करना और मंदी को वापस रिकवर करना। इन दोनों कंडीशन से गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी एक संतुलन वाली स्थिति में आ जाए। तो इस स्थिति को पाने के लिए
सरकार को बैलेंस रीजनल ग्रोथ एडॉप्ट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब आज इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल मंदी है, आज इकोनॉमी में है डिफ्लेशन, आज इकोनॉमी में सपोज है डिफ्लेशन, इकोनॉमी में है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मंदी का दौर, और मंदी के दौर में डिमांड कम होती है और सप्लाई होती है ज्यादा। आज डिमांड मार्केट में कम इसीलिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जो छोटे छोटे कस्बों छोटे छोटे गांव हैं वहां पर लोग आज अनएम्प्लॉयड है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार या तो खुद वहां के लोगों को रोजगार दे। कैसे रोजगार देंगी, गवर्नमेंट ने रोड डलवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि गांव से शहरों को जोड़ा जाए, या फिर हाईवेज बनाए जाए। तो गवर्नमेंट की एक फायदा ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रही इकोनॉमी के अंदर, और इसके साथ साथ वो हाईवेज को बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए लेबर। तो लेबर कहां से आएगी, लेबर आएगी उन गांव और कस्बों में से जहां बेरोजगारी ज्यादा है। तो डिफ्लेशन के दौर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थ्रू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट उन छोटे कस्बों, यदि शहरों में बेरोजगारी है तो उन शहरों में, या फिर गांव में बेरोजगारी है तो उन गांव में खुद इंडस्ट्री सेटअप करे, कोई फैक्ट्री खोले, या फिर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे कि आप जाके उस एरिया में फैक्ट्री खोलो। गवर्नमेंट मेजर यहां पर उन्हें एनकरेज करेगी, उन्हें मतलब प्राइवेट कंपनी को एनकरेज करेगी किसी ऐसे एरिया में फैक्ट्री खोली जाए जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है शहरों के कंपैरिजन में। इसीलिए आया बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ताकि जो रीजन है वो पर्टिकुलर एरिया है जो शहरों के कंपैरिजन में पिछड़ा हुआ है, उसकी भी ग्रोथ हो पाए और वो शहरों के बराबर बैलेंसिंग वाली कंडीशन में आ पाए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगी कि आप जाके पिछड़े क्षेत्रों में, जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां पर जाके इंडस्ट्री सेटअप करें, वहां के लोगों को रोजगार दें, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने आप डिमांड, उनके पास इनकम बढ़ेगी, तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो। तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आती है तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। आगे पढ़ें। एज वी नो इन अ फ्री इकोनॉमी मार्केट फोर्सेज डिसाइड्स डिमांड एंड सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मार्केट फोर्सेज ही डिसाइड करेंगे डिमांड और सप्लाई को, बट गवर्नमेंट ऑलवेज कमिटेड टू सेव इकोनॉमी फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेज तो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या प्राइस रहेगी गुड्स की, क्या प्राइस रहेगी सर्विस की, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी के अंदर महंगाई या फिर मंदी तीव्र हो जाती है, ज्यादा रेट से स्टार्ट हो जाती है, तब वहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होता है ताकि महंगाई और मंदी को दूर करें और समाज में वापस पहली जैसी स्थिति ला सके। आगे कहता है दिस फंक्शन हेल्प्स इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड। डिफ्लेशन की मैंने बात कर ली है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब जब इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, सप्लाई कम क्यों रह गई, क्योंकि प्रोड्यूसर उतना माल बना नहीं पा रहे हैं जितना हाउस होल्ड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट या तो खुद खर्चा कम कर देगी, हो सकता है गवर्नमेंट की वजह से लोगों की इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट खुद खर्चे कम कर देगी, या फिर गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम ऑफर करेगी कि आप मार्केट में पैसा खर्च नहीं करें, आप पैसे को जमा कराएं सरकार के पास, आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगी। आगे कहता है व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स आर मोर देन इट्स सप्लाई, व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स आर मोर देन इट्स सप्लाई इट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट फॉर्म्स फिस्कल पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी। फिस्कल पॉलिसी बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बैंकिंग वाले टॉपिक में पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसीज के बारे में पढ़ूंगा आगे इसी टॉपिक के अंदर या फिर अगले चैप्टर में। आगे कहता है ऑन दी अदर एंड जब डिफ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर तब गवर्नमेंट वापस फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। किस फॉर्म में, एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलें, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेगी लोगों को रोजगार देकर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और जब गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ये कहती है आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलो, तो वहां पर प्राइवेट इंडस्ट्री का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो वहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें से कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ आप करें, या फिर आपको वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड कराएंगे। आज जितनी भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री
ऐसी नहीं होगी जो बिना बिजली के कार्यरत हो, बिना बिजली के चलने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट उन्हें वादा करती है आपको एक अट्रैक्टिव या फिर कंसेशनल रेट पर बिजली की सप्लाई की जाएगी, या फिर आपको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करेंगे, कुछ समय तक आपसे कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। ये बात थी बच्चों तीसरे फंक्शन की, स्टेबलाइजेशन की। वापस समरी बना लें तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो कंसर्न है बैलेंस रीजनल ग्रोथ के साथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। स्टेबलाइजेशन फंक्शन है क्या? इकोनॉमी में महंगाई या मंदी क्यों आई? क्योंकि आज इकोनॉमी में मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस डिसाइड करते हैं इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे ही महंगाई या फिर मंदी आई, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज करती है इंप्लीमेंट, जिन्हें बोला गया फिस्कल पॉलिसीज। इन्फ्लेशन के दौरान फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, खुद खर्चा कम कर देगी ताकि महंगाई हो जाए कम, डिमांड हो जाए कम, या फिर लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम प्रोवाइड कराएगी। डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, टैक्स हॉलिडेज प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन्हें डेवलप करें, वहां पर अपनी इंडस्ट्री ओपन करें और लोगों को रोजगार दें। ये बात बात थी बच्चों ओवरऑल। सेकंड नंबर टॉपिक जो था ऑब्जेक्टिव या फिर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जब तीन थे, एक तो एलोकेशन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक अच्छे से और इजीली कन्वीनियंट फॉर्म में समझ में आ चुका है। तो बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।